के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है अनुज चतुर्वेदी, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। 5 मई 1984 सुबह 10:35। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की, और लग्न के अधिपति 12 में है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अवयोग हो गया, पर वो कितना मजबूत है और कितना कमजोर, ये कौन चेक करेगा? ये जरा देखो। भाग्य भाव का अधिपति व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता देता हुआ लग्नेश को देख रहा है, और लग्न के अधिपति से केंद्र में कोई घर नहीं, पर कोई खाली ग्रह, कोई ग्रह नहीं, और इससे यहां भी कोई ग्रह नहीं। इस वजह से ये अवयोग घटित होगा, कमजोर होगा ये। लेकिन वो अवयोग कितना मजबूत है, या फिर वो व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर जा करके कुछ ऐसे क्षेत्र से काम करे जो आर्थिक पक्ष का लाभ देने वाले हों, बैंकिंग से जुड़ करके काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मिथुन राशि है, बैंक का कारक मिथुन। व्यक्ति पराक्रम करे, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जाए, बैंकिंग के क्षेत्र में जाए, इंटरनेट के क्षेत्र में जाए, कंप्यूटर पे बैठ करके कोई काम करे तो कर सकता है। तब ये चंद्रमा जो है वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि स्टॉक मार्केट को अपना व्यवसाय, उसके क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता हूं या फिर वो काम करना चाहता हूं, कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल का उत्तर मैंने क्या कही थी बात? व्यक्ति वही दिमाग में सोचता है जो ग्रह नक्षत्र उसको सोचवाते हैं, और आपके जो दिमाग में गुदगुदी होती है ना, वो भी उसके ही कारक होते हैं। पंचम भाव में बढ़िया केतु का बैठना, यहाँ के अधिपति मंगल का यहाँ बैठना, उच्च के शनि के साथ पंचमेश का, ये बहुत बढ़िया। जन्म कुंडली में उच्च के राहु का यहाँ बैठना, तो पंचम भाव बढ़िया बली हुआ और एकादशवां भाव बढ़िया हुआ। लग्न के अधिपति के ऊपर गुरु जो धन के कारक, धन भाव में स्वग्रही होकर के वापस धन भाव को देख रहे हैं, जहां का अधिपति सूर्य उच्च का है। शुक्र और बुध के साथ बैठे होने के कारण, यानी कि शुक्र कौन है? तो जन्म कुंडली का लाभेश, जहां खुद के घर में राहु को उच्च का बिठा करके खुद धर्म कर्माधिपति योग, यहां पे तो नहीं लग रहा, बोल गया गलती से, यहां वो महाभाग्यशाली योग लगा रहे हैं। भाग्य भाव में या दशम स्थान में लाभ भाव के अधिपति अगर बैठ जाएं तो महाभाग्यशाली योग हो जाता है, और वहीं अगर भाग्य भाव के अधिपति दशम स्थान में बैठ जाते हैं तो ये धर्म कर्माधिपति और केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाता है। ये योग कारक स्थितियां व्यक्ति के जीवन में जब जब दशाओं में आती हैं तो लाभकारी स्थिति पैदा करती है। आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र का दशम स्थान में बैठना ये बड़ा अच्छा माना जाता है, और ये है भी। सूर्य का और मंगल का दशम स्थान में बैठना दिग्बलत्व की प्राप्ति भी करा देता है। जन्म कुंडली में शुक्र और बुध का एक साथ दशम स्थान में बैठना व्यक्ति को ऐसे कई क्षेत्रों में लेके जाता है जहां व्यक्ति आराम से सिंहासन पे आरूढ़ होकर के अपना काम करता रहता है। चंद्रमा को देखना जरूरी होगा ऐसी स्थिति में कि अगर चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है और वो भाग्येश होकर के जन्म कुंडली में प्रतियोगिता करते हुए देखे जा रहे हैं, शनि से दृष्ट हैं पर उच्च का शनि है और स्वग्रही गुरु, ऐसी स्थिति में दोनों को लाभ मिलेगा। व्यक्ति आलस्य न करे और प्रमाद न करे तो बेहतर जा सकता है, क्योंकि सप्तम स्थान के अधिपति उच्च के हुए हैं और अपने भाव से चतुर्थस्थ जाकर के उच्च के होकर के तीसरी दृष्टि से ऋण भाव को देख रहे हैं, और चंद्रमा और शनि का संबंध कोई बेहतर ही बन रहा है, कमजोर नहीं बन रहा। चंद्रमा को मजबूती ही मिलेगी। मंगल से चंद्रमा का संबंध नवम पंचम का बन रहा है, और चंद्रमा इनकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के हैं जो कि पापक होते हैं। ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा अगर पापक हो तो थोड़ा बहुत कमजोर जरूर होगा, लेकिन हमें वहां पे सूर्य को बल दे देने से, क्योंकि धन भाव के अधिपति को अगर हम बल दे देते हैं तो हमारा कर्म क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। इस चंद्रमा से स्वास्थ्य कमजोर होता रहे और खर्च हमेशा बना रहे, पक्की गारंटी है। लग्नेश 12वें है और ये चंद्रमा है, ये आय को असंतुलन में रख सकता है और खर्च हमेशा बना रख सकता है। इस वजह से व्यक्ति को निस्संदेह ये काम किया जा सकता है और करवाया जा सकता है। जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति शनि बढ़िया बैठे हैं, पंचम भाव ठीक बन रहा है, योग बढ़िया है, पंचम और सप्तम के अधिपति एक साथ बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। इसके तो प्रशंसा के लिए शब्द की कमी पड़ जाए। और सबसे अच्छी जो बात है कि इनकी कुंडली में 4 ग्रह वक्री हुए हैं। कौन कौन से? शनि और मंगल दोनों वक्री हुए हैं, जिसमें से मंगल का प्रभाव पिछले भाव का मिल रहा है, शनि का प्रभाव वहीं का मिल रहा है। बुध वक्री हैं, वहीं का फल करेंगे, और कुछ प्रभाव उनका भाग्य भाव का भी मिलेगा। गुरु वक्री हैं पर वो वहीं का फल करेंगे, यानी कि छठे स्थान का अधिपति छठे भाव का ही फल कर रहा है, इस वजह से वो ठीक ही होगा, कमजोर नहीं है। अब इनकी कुंडली को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं तो नवमांश में आइए। सूर्य नीच के हो जा रहे हैं,
यानी कि ये सूर्य की स्थिति जो यहाँ पे आप उच्च का देख रहे हो, ये थोड़े से फ्लक्चुएशन में है। वो फाइनली कई बार ग्रह कमजोर कर रहा है अपने परिणामों को। चंद्रमा यहाँ जन्म कुंडली में बैठे हैं मिथुन राशि के, यहाँ पे चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हो जा रहे हैं, यानी कि चंद्रमा भी कमजोर है। इसका मतलब है कि ग्रह के पास बलों की कमजोरी देखी जा सकती है, क्योंकि सूर्य लग्न कुंडली में उच्च के हैं लेकिन नवमांश में नीच के हो जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को हमेशा ही सूर्य और चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता पड़ेगी। आप बेवजह और बिना पूजा किए इस क्षेत्र में ना उतरना, पूजा भी करना और अपनी आत्मविश्वास से युक्त होकर के कभी भी कोई शेयर ना खरीदना, और बिना किसी से और योग्य और श्रेष्ठ व्यक्ति से सलाह लिए बिना इस क्षेत्र में आगे भी ना बढ़ना। इसके अनुकूलताओं को अपने ध्यान में अगर रख करके या फिर उसको और भी ज़्यादा बेहतर करना चाहते हो तो हो सके तो उसके प्रोफेशनल के साथ आप अपने संबंध विकसित कर लो, या फिर उसकी ट्रेनिंग ले लो, या फिर उससे संबंधित पढ़ाई कर दो अगर इस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हो तो। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अगर कुंडली में फाइनली कमजोर हो, अल्टीमेटली क्या है, ये ग्रह कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि ग्रह की जो वास्तविक स्थिति है वो लग्न कुंडली से नवमांश में कमजोरी की तरफ बढ़ रही है ना। तो ऐसे स्थिति में हमें ध्यान रख करके ही ये फूंक फूंक करके कदम बढ़ाना होगा कि कहीं कोई गलत निर्णय ना लिया जाए, क्योंकि सूर्य को शनि भी तो देख रहे हैं, मंगल भी तो देख रहे हैं। ये कुंडली कर्क लग्न की है। शनि कौन है, अष्टम भाव का भी तो अधिपति उच्च का हुआ है। और एक बात गौर करना कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव का अधिपति दशम में चतुर्थ स्थान में बैठा है मंगल के साथ, जो कौन है, आपकी कुंडली का दशमेश। यानी कि हो सकता है कि शनि और मंगल की दशाओं में व्यक्ति को नुकसान हो, संभवतया नहीं, 100%। इस वजह से हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि ग्रह को सबसे ज्यादा बीज कुंडली के रूप में किसको कहा जाता है, नवमांश कुंडली बीज कुंडली होती है। अगर वहां पे ग्रह के अनस्टेब्लिश होने का कोई प्रभाव और प्रमाण दिखता है तो निस्संदेह आपको सतर्क होने की भी आवश्यकता है। इस कुंडली में अगर किसी की आराधना करी जा सकती है तो इन्हीं दोनों ग्रहों की, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को अगर बल दे देंगे, और साथ ही साथ कभी कभी बजरंगबली की आराधना और उनका दर्शन। यहाँ पे गुरु का प्रभाव ठीक है, यहाँ भी गुरु अच्छे बैठे हैं, यहाँ भी ठीक ही हैं। यहाँ शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं, यहाँ के अधिपति नीच के हो रहे हैं, इस वजह से कर्म क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, तो सावधान भी रहना होगा। अभी आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, अभी ठीक है, पर ये सप्तम और अष्टम के अधिपति हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि मारक होते हैं, मंगल के साथ बैठे हैं जो कि दशम स्थान का अधिपति है। तो कैरियर में अभी कोई ऊंचाई नहीं मिल रही है और न ही कैरियर में कोई ग्रोथ दिख रहा है। इस वजह से व्यक्ति छटपटाया है और बिन जल के समुद्र जो होता है वो समुद्र नहीं, रेगिस्तान बदल जाता है। तो तात्पर्य क्या है, एक तो सप्तम और अष्टम के अधिपति की दशा वो उच्च का है, पर व्यवसाय भाव के अधिपति के साथ बैठा है, और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टमेश के साथ युति कर रहे हैं, पराक्रम ज्यादा करवा रहे हैं और वो करवाएंगे ही, तो भगवान को मनाइए। और एक बात और है, अभी शनि में शुक्र चल रहे हैं और वस्तुतः इन लोगों को खराब नहीं होना चाहिए। तो बल क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि नवमांश कुंडली में शुक्र जो है वो बली हो रहे हैं, क्योंकि लग्न कुंडली में भी यहीं पे, नवमांश में भी यहीं पे, तो ग्रह के पास बल है। यानी कि 2021 के 5वें महीने के बाद कुछ अच्छे परिणाम भी दिखने को मिल रहे हैं। दशमांश कुंडली अगर देखता हूं तो दशमांश कुंडली में लग्न में ही गुरु बैठे हैं। यहाँ पे गुरु जो हैं वो बैठे हैं 6 नंबर की राशि में, यहाँ गुरु स्वग्रही, और नवमांश कुंडली में के बाद दशमांश कुंडली में वो शत्रुवत हो रहे हैं लग्न में ही। इस वजह से व्यक्तित्व निखर के सामने नहीं आ रहा। और वास्तव में दशमांश कुंडली में लग्न का अधिपति जो बुध है वो शनि के साथ बैठा हुआ है, जिस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, वो विकल हो रहा है। नवमांश कुंडली में शनि के साथ बैठे होने के कारण अष्टमेश नीच के हो रहे हैं, इस वजह से भी ये ग्रह भी यहाँ पे कमजोर ही हो रहा है, क्योंकि लग्न कुंडली में तो उच्च का हुआ, लेकिन कर्म के लिए ये क्यों सपोर्टिव नहीं है। आप अगर खाली लग्न कुंडली देखते तो क्या कहते, लग्न तो स्थिति अच्छी है, नवमांश में भी स्थिति तो अच्छी बन रही है, ठीक ठाक है, पर दशमांश कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही है वो कमजोर सा प्रतीत हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को नुकसान में जाया जाता या जाते हुए देखा जा सकता है। बात समझ में तो आ रही होगी, या ऐसे ही खाली। तो वस्तुतः मैंने क्या बात कही कि सूर्य, चंद्रमा और तीसरे को जोड़ दिया। बैंकिंग का कारक बुध होते हैं, और फाइनेंस वगैरह के क्षेत्र में अगर जाना हो तो पंचम और एकादशवें भाव को जरूर देखना चाहिए। भाव दोनों ठीक हैं, इस वजह से इधर जाना ठीक रहेगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा ट्रेंड करना चाहिए खुद को, किसी अच्छे लोग से और किसी जानकार के साथ संपर्क बनाना चाहिए,
उस क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी भी कंपनी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जब कभी भी शेयर सट्टेबाजी में अपने पैसे लगाएं तो निस्संदेह एक विशेष अवस्था में गुजरें। अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके शौचाचार और शुद्ध रूप से अपने आप को शुद्धतम अवस्था में रख करके और श्रेष्ठ स्थिति के साथ ही पैसे लगाने चाहिए और हमेशा ही सूर्य की आराधना करते रहनी चाहिए। अति आत्मविश्वास व्यक्ति को खोखला भी कर देता है क्योंकि वो सिर्फ बाहर का दर्पण दिखाता है, अंदर की कमजोरी को पता नहीं चलने देता है। तो सूर्य, चंद्रमा यानी कि शिव, मंगल यानी कि बजरंगबली और गणेश जी की आराधना, ये चारों को नियमित अपने जीवन में उतारिए और इनकी श्रद्धा की स्थिति अपने जीवन में लाइए। अब नमस्कार करता हूँ।